तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रोफेसर एक्स का फ्यूनरल कर दिया जाता है। हैवॉक साइक्लोप्स को समझाने की कोशिश करता है लेकिन साइक्लोप्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके बाद हम एवेलांच को देखते हैं जो कि शहर में जाकर तबाही मचाने लगता है ताकि म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच में नफरत बढ़ जाए। और आखिर में हमें पता चलता है कि रेड स्कल ने प्रोफेसर एक्स की बॉडी को चुरा लिया है और वो प्रोफेसर एक्स के दिमाग का यूज करना चाहता है। लोगन शहर की गलियों में घूम रहा है और अपने मन में सोच रहा है, मैंने तिब्बत जाकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, चाहे मैं कितने ही घंटे मेडिटेशन क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरी छाती का बोझ हल्का नहीं हो सकता। चार्ल्स हम सबका इकलौता फादर था और हमने उसको निराश कर दिया। इस बात को कोई नहीं भुला सकता और शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो स्कॉट समर्स के हाथों मारा जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि चार्ल्स ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं है। ऐसी नफरत जब लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं वो तुम्हारे पूरे विश्वास को झकझोर के रख देती है। यहाँ पे ये जो घटना हुई है वो बहुत जल्दी मीडिया के अंदर फैल जाएगी। म्यूटेंट्स वापस आ चुके हैं। हम देखते हैं कि हीरोज उस गिरी हुई बिल्डिंग के नीचे से लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। तब लोगन कैप्टन के पास आता है और बोलता है, मैंने सूंघकर जिंदा लोगों को ढूंढने की कोशिश की। कैप्टन पूछता है, और तुम्हें क्या पता चला? लोगन बोलता है, आई एम सॉरी, एवेलांच को फिर से जिंदा कर दिया गया था, मैंने उसे ये सब करते हुए नहीं देखा। कैप्टन बोलता है, उसकी आंखें खाली थी, कुछ तो अजीब था। अब थोर बोलता है, मैं सालों से इंसान और म्यूटेंट्स के बीच की इस नफरत को देखता आ रहा हूँ। मुझे लगा कि टाइम के साथ साथ ये नफरत खत्म हो जाएगी, इंसानों के अंदर की इंसानियत बाहर आ जाएगी और शांति छा जाएगी। अब मैं चुपचाप खड़े होकर इस झगड़े को और बढ़ने नहीं दे सकता। जिस किसी ने भी ये किया है वो एक लड़ाई चाहता है और उनको लड़ाई मिलेगी। अब वो सब थोर की नजरों से बचकर नहीं जाने वाले। कैप्टन बोलता है कि हम ढूंढ लेंगे कि इसके पीछे कौन था और हम अपने मरे हुए लोगों का बदला लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें और खून बहने से रोकना है ताकि कोई भी इस घटना को नफरत फैलाने के लिए यूज न कर सके। हैवॉक अवेंजर्स के एक ग्रुप को लीड करने के लिए तैयार हो चुका है। मैं पब्लिक में बोलने वाला हूँ कि हैवॉक इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करेगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि इंसान और म्यूटेंट्स एक साथ काम कर सकते हैं, इससे पहले कि ये बात और ज्यादा भड़क जाए। जिसपे लोगन पूछता है, बहुत सारे लोग एक म्यूटेंट के हाथों मारे गए और तुम उस म्यूटेंट के भाई को एक अवेंजर्स की टीम लीड करने दे रहे हो जिसने लगभग इस प्लेनेट के ऊपर कब्जा कर लिया था। लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, इससे कई सारे म्यूटेंट्स मारे जाएंगे। जिसपे कैप्टन बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरा सपोर्ट करोगे। लोगन बोलता है, लेकिन तुमने ये सारा डिसीजन मुझसे पूछे बिना लिया है। कैप्टन कहता है, चार्ल्स ने इसलिए अपने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनाई थी और उनको बाहर वर्ल्ड में घूमने दिया ताकि वो लोगों के दिल और माइंड जीत सके। हैवॉक एक मजबूत और इथिकल आदमी है, एक लीडर है। लोगन बोलता है, तो तुम अच्छे म्यूटेंट्स को सारी म्यूटेंट प्रजाति का चेहरा बनाना चाहते हो। कैप्टन कहता है, वो लोगों को नहीं डराएगा और यही बात इम्पोर्टेंट है। वो एक अच्छा आदमी है, म्यूटेंट कम्युनिटी को उसकी जरूरत है। लोगन कहता है, म्यूटेंट कम्युनिटी? ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ हमारा इल्यूजन है कि हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और साइक्लोप्स भी यही सब बातें किया करता था। तब एक आदमी हैवॉक से बोलता है, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मारे गए, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी अलाना की जान बचाई। मैं नहीं जानता कि लोग म्यूटेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ ही हीरोज हैं। और फिर वो इंसान हैवॉक को गले लगा लेता है। अगले सीन में टीवी पे एक न्यूज चलाई जा रही है जिसमें एंकर बोल रहा है, हम सब जानते हैं कि क्या करने की जरूरत है। जब हमें म्यूटेंट्स के बारे में बात करने का मौका मिला था तभी हमें उनसे निपट लेना चाहिए था। हम एक गोली से बच गए, किसी चीज ने उनकी जनसंख्या को कम कर दिया और वो कम होने लगे, लगभग जा चुके थे। लेकिन अब फिनिक्स इवेंट के बाद उनकी तादाद फिर से बढ़ने लगी है। जो कुछ न्यूयॉर्क में हुआ, हमारे पास अब भी टाइम है कि हम इस चीज को और बढ़ने से पहले रोक सके। जिसपे एक दूसरा आदमी पूछता है, तो क्या तुम चाहते हो कि हर गली पे सेंटिनल्स घूमने लगे? पहला आदमी बोलता है, मैं बस एक मैसेंजर हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर हम जल्द ही कुछ नहीं करते हैं तो उनकी जनसंख्या फिर से बढ़ जाएगी। जब पिछली बार म्यूटेंट्स की जनसंख्या कम होने लगी थी तो हमने उनके साथ क्या किया था? आप लोगों को जैनोसा तो याद ही होगा, जहाँ पे इंसानों ने 60 लाख म्यूटेंट्स को मार दिया था। अब जब एक बार फिर से उनकी संख्या हजारों में पहुंच चुकी है तो क्या आपको लगता है कि म्यूटेंट्स चुप बैठे रहेंगे? न्यूयॉर्क के अंदर जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही होगा। तो गाइस हम देखते हैं कि ये खबर सुनकर बहुत सारे लोग अपने म्यूटेंट साथियों को मार देते हैं और ये बात असल में रेड स्कल एंकर से बुलवा रहा था। एंकर जॉन रेड स्कल से बोलता है, चिंता मत करिए, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही बोला है। जिसपे रेड स्कल बोलता है, अभी के लिए सब ठीक है, एक दिन इंसानियत तुम्हें जानेगी और तुम्हारा सम्मान करेगी, हॉनेस्ट जॉन के नाम से, जिसने इंसानों की आंख खोल दी। हम देखते
देखते हैं कि रॉक को एक जगह पे कैद किया हुआ है। तभी डांसिंग वाटर और जी उसके पास खाना लेकर आते हैं। रॉक बोलती है तो जीनियस अब आ रहे हैं। तुमने एक्समैन के घर के ऊपर अटैक किया, चार्ल्स जेवियर्स की कब्र को तबाह कर दिया और मैग्नेटो की बेटी को घायल कर दिया। और तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम जीन ग्रे की कब्र को भी खोदने वाले हो? डांसिंग वाटर बोलती है तुम काफी अच्छा बोल लेती हो। तुम ब्रदरहुड ऑफ एविल म्यूटेंट्स की पुरानी मेंबर हो। तुम और मेरा फादर, क्या तुम्हें वो याद है? एवलांच, उसे अपने पापों की सजा मिली, तुम्हें भी मिलेगी। अब जीम रॉक को पीनट बटर के ब्रेड खाने के लिए बोलता है। रॉक बोलती है तुम्हें एक्समैन के साथ लड़ाई मोल लेने की बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। डांसिंग वाटर बोलती है क्या तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? हमने ये डिसाइड नहीं किया कि म्यूटेंट्स ने कब और कहां हमारी लाइफ खराब की। अब तुम जी को ले लो। इथोपिया के अंदर सालों पहले तुम्हारे लवर मैग्नेटो के हैंचमैन ने इसके गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी फैमिली को, इसके हर किसी जानकार को। जी एक तेल के ड्राम में छुपा रहा, लेकिन वो सब कुछ सुन सकता था जब तुम मैग्नेटो के साथ सेक्स कर रही थी। क्या तब उसके अंदर से जी की फैमिली के खून की बदबू नहीं आई? तब रॉक पानी अपने मुंह में लेती है और उसे डांसिंग वाटर के ऊपर थूक देती है, जिससे उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है और रॉक के पास डांसिंग वाटर की पावर्स आ जाती है। इसके बाद वो पानी का कप उठाती है और अपने ऊपर उड़ेल लेती है। पानी की पावर्स आते ही रॉक कैद से आजाद हो जाती है। रॉक बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम सच में मुझे पीनट बटर और जेली सैंडविच खिलाने वाली थी, वो भी पानी के साथ? तब रॉक जी को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा देती है और डांसिंग वाटर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है जिनेवा कन्वेंशन के अंदर टॉर्चर की अलग सजा मिलती है। डांसिंग वाटर रॉक से बचते हुए बोलती है देखो अपनी तरफ, तुम अपने आप से खुश हो और मुझे अपनी ये पावर्स पसंद नहीं है, लेकिन तुम अपनी कीमत नहीं जानती। तब डांसिंग वाटर उस पुल को तोड़ देती है और वहां से जाते हुए बोलती है मेरे पानी में टेलीपोर्ट होने की पावर्स तुमको गिरने से नहीं बचा पाएंगी। लेकिन रॉक उस प्लेटफॉर्म से कूदती है और सामने मौजूद पानी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो स्कारलेट विच को ढूंढना चाहती है। इधर रेड स्कल सोई हुई स्कारलेट विच के पास आता है और बोलता है तुम जीव, जिप्सी और एक म्यूटेंट हो, फिर भी इतने खूबसूरत हो। कोई भी धोखा खा सकता है कि तुम इंसान हो। अब जाग जाओ। जागते ही स्कारलेट विच अपनी पावर्स का यूज करते हुए बोलती है तुम मुझसे दूर हट जाओ। रेड स्कल बोलता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें दर्द को कम करने की दवाई दी गई है। तुम्हारा घाव ठीक हो चुका है और तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का असर जल्दी खत्म हो जाएगा। जो तुमने किया वो बहुत बहादुरी से भरा हुआ था। तुमने अपने फादर की रखेल को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं तुम्हारे फादर को तब जानता था जब वो एक छोटा बच्चा था। जब मुझे उसकी पावर्स के बारे में पता चला तब मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने मेरी ड्यूटी आ गई। अगर मैंने तब छोटे मैग्नेटो को मार दिया होता तो तुम पैदा भी नहीं हुई होती। तुम इंसानों की आखिरी उम्मीद हो। आओ मेरे साथ गिफ्टेड ह्यूमंस के मेरे स्कूल को देखो, ये हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी है। क्या पता कब एक लड़ाई लड़नी पड़ जाए। वांडा पूछती है तुम मुझ जैसे म्यूटेंट्स के खिलाफ लड़ना चाहते हो? रेड स्कल बोलता है बिल्कुल, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ हो सकता है कि हम दोनों के बीच में बहुत अंतर हो, लेकिन हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, जैसे कि तुम म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहती थी। वांडा बोलती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी तो हमारी बातचीत जल्दी खत्म होने वाली है। रेड स्कल कहता है तुम मुझ जैसे इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम पहले जानती थी। मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरे लिए 1942 बस कुछ महीने पहले की बात है। मुझे ये लगने लगा था कि हिटलर लड़ाई हार जाएगा और इस बात की तैयारी करने के लिए चीफ साइंस ऑफिसर आर्निम जोला ने मेरी कॉन्शियसनेस को एक क्लोन्ड बॉडी के अंदर डाल दिया और उस बॉडी को 70 सालों तक एक सिलेंडर के अंदर सुरक्षित रखा गया ताकि मैं तब जागूं जब ये संसार मेरे बारे में लगभग भूल चुका हो। लेकिन जब मैं जागा तब भी इस संसार के अंदर वही सब चल रहा था। अमेरिका के अंदर मुझे वही सब चीजें दिखाई दे रही थी जो कि मेरे टाइम पे जर्मनी में हुआ करती थी। एक डरी हुई आबादी जो कि घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। म्यूटेंट्स हमारे लिए घुसपैठिए हैं। तुम उनका सबसे बड़ा डर हो और जो तुमने उनके खिलाफ किया, मुझे लगता है कि तुम्हारी सोल भी कहीं न कहीं यही चाहती थी। वांडा बोलती है कि उस टाइम में बहक चुकी थी, मेरे बच्चे मर चुके थे और मेरा फादर वो देखना चाहता था। रेड स्कल बोलता है वो देखना चाहता था कि हमारा वर्ल्ड म्यूटेंट्स के बिना ही अच्छा है। तब रेड स्कल प्रोफेसर एक्स की पावर से वांडा के दिमाग में अपनी बातें डालने लगता है। वो बोलता है वांडा
तुम कभी म्यूटेंट्स में बिलोंग नहीं करती थी, तुम उनके खतरे को जानती थी। अंदर ही अंदर तुम म्यूटेंट्स के बिना एक वर्ल्ड में रहना चाहती हो। हम इंसानों के अंदर के म्यूटेंट्स के डर का यूज करके उनको इकट्ठा कर सकते हैं, सारी इंसानियत को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं। मेरे, तुम जानती हो कि हमें क्या करना है, क्या तुम ये दोबारा कर सकती हो? वांडा बोलती है, क्या मुझे म्यूटेंट्स को दोबारा खत्म करना है? अगर मेरे पास काफी टाइम और पावर सोर्स हो तो। रेड स्कल बोलता है, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। वांडा बोलती है, ठीक है, मैं इसे दोबारा कर सकती हूँ। तभी सुल्तान रेड स्कल के दिमाग में बोलता है कि डांसिंग वाटर और जी ने उस म्यूटेंट को भागने दिया। रेड स्कल पूछता है कि अब वो कहाँ पे है, लेकिन सुल्तान नहीं जानता। जिस पे रेड स्कल वांडा से बोलता है, मुझे कुछ काम आ गया, आराम करो और अपनी ताकत दोबारा से हासिल करो। जब मैं वापस आऊंगा तब हम अपने प्लान के बारे में आगे बात करेंगे। वांडा बोलती है, हाँ स्कल, मैं इटरनल रीच की सेवा करूंगी। और गाइस, आप इटरनल रीच को एक टाइप से एक बहुत बड़ा देश मान सकते हैं जिसके ऊपर रेड स्कल राज करेगा। तभी रॉक, जो कि वहाँ पे पानी की फॉर्म में मौजूद थी, वो फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वांडा को टच करते हुए बोलती है, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। वांडा रॉक को अपने आप से दूर हटाती है। रॉक बोलती है, मुझे जो चाहिए था मिल गया। कम ऑन, ये घटिया पावर काम क्यों नहीं कर रही है? आला काजू, काला, सजैम। वांडा कहती है, मेरी पावर्स का यूज करने के लिए तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए। माउंट वुंडागोर पे जो कुछ हुआ उसके बाद मैं एक सीधी सादी म्यूटेंट नहीं हूँ। मैं एलिमेंट्स ऑफ केओस मैजिक की कैटलिस्ट बन चुकी हूँ और मैजिक को कंट्रोल करने के लिए एक जादूगर की जरूरत होती है। तब स्कारलेट विच रॉक के ऊपर अटैक करती है। हालांकि रॉक साइड में हट जाती है, लेकिन वांडा के अटैक से नीचे एक खड्डा बन जाता है और रॉक उसमें गिर जाती है। वांडा बोलती है, तुम एक आतंकवादी ने बड़ा किया है, आखिर तुम एक अच्छी इंसान कैसे बन सकती हो? तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हारी जीन्स के अंदर यही सब भरा हुआ है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अब मुड़ जाओ और मेरा सामना करो। लेकिन रॉक उस टाइम एक लाश को देख रही थी। जब वांडा उस लाश को देखती है तो वो भी चौंक जाती है, क्योंकि ये प्रोफेसर एक्स की लाश थी जिसका दिमाग निकाल लिया गया था। वांडा कहती है, ये सब रेड स्कल ने किया है, उसने चार्ल्स का दिमाग निकाल लिया और मैं उसकी मदद करने वाली थी। हे भगवान। अब रॉक प्रोफेसर एक्स की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पे स्टॉर्म प्रोफेसर एक्स से कह रही है, आप रॉक का इतिहास जानते हैं, क्या हम एक ऐसे इंसान के लिए लड़ सकते हैं जो हमारे ऊपर यकीन नहीं करती? नहीं, अगर रॉक एक्समैन की टीम के अंदर आती है तो एक्समैन टूट जाएंगे। प्रोफेसर एक्स बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ सकता। सब म्यूटेंट्स की लाइफ मुश्किल होती है, बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनको गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। फिर चाहे रॉक मेरी इकलौती स्टूडेंट ही क्यों ना बच जाए, उसे वो चांस मिलेगा। तब वांडा रोती हुई रॉक के कंधे पे हाथ रखती है। रॉक बोलती है, मैं उसको मार डालूंगी, फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। तब रेड स्कल अपने साथियों के साथ वहाँ पे आता है और बोलता है, ऐसा नहीं होगा। अब जब तुम्हारे प्यारे जेवियर का दिमाग मेरे खुद के दिमाग के साथ जुड़ चुका है तो मैं आखिरकार देख सकता हूँ कि तुम मरने से पहले क्या करने वाली हो, भीख मांगने वाली हो। और फिर रेड स्कल इन दोनों के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है।